हेलो, वेलकम बैक टू कॉस्टिंग पोल रिजल्ट्स। एज यू नो गाइस, हम लोग एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से कॉस्टिंग आपको सिखा रहे हैं, जिसमें आपके लिए हर रोज हमारे चैनल पर कॉस्टिंग के पोल्स कंडक्ट किए जा रहे हैं। और अभी तक तो 39 क्वेश्चंस हमने डाले हैं। ये सब क्वेश्चंस कहीं से कॉपी करके नहीं, अपने से बनाकर डाल रहे हैं। और मैं आपका दोस्त सीए सतीश जलान, एज यू नो, कैसे भी चाह रहा हूं कि आप कॉस्टिंग और अच्छे से सीख जाएं। सो इस पोल रिजल्ट में मैं आपको 33 नंबर से लेकर 39 नंबर तक का आंसर बताने वाला हूं। राइट, सॉरी, 33 तक का हो चुका था। 34 से लेकर 39, 34, 35, 36, 30, 39, यस, ये वीक का पूरा आपको आंसर बताने वाला हूं। अगर वाकई में सीखना है कॉस्टिंग तो ये रिजल्ट सुनना जरूरी है, बिकॉज ऑडियंस का जो आंसर आ रहा है वो हमेशा करेक्ट आंसर नहीं है। बहुत बच्चों को ऐसा लग रहा है कि जो ऑडियंस का वोट आ रहा है वो करेक्ट आंसर है, बट फैक्चुअली वो करेक्ट आंसर नहीं भी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पोल नंबर 34, and of course invite your friends who wish to learn more. Which is not a method to deal with key factors? तो इसका सही जवाब है पॉइंट रेटिंग। इस बार ऑडियंस सही है, बाकी सबसे आप की फैक्टर्स डील कर सकते हैं। करेक्ट। आप लोग जनरली हमारे साथ क्लासेस में जो सीखते हो वो सीखते हो रैंक करके एलोकेट करना, बट अदर देन दैट और कॉम्प्लेक्स जब की फैक्टर सिनेरियोज होता है उसको हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज से भी, कॉम्बिनेशन से भी, साइमल्टेनियस इक्वेशन से भी और थ्रूपुट अकाउंटिंग से भी डील कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये हमारे एक स्टूडेंट का रिव्यू है फॉर सीए इंटर कॉस्टिंग डीजेबी बुक। पोल नंबर 35, hope you are learning from these. Please let us know in comments, very important. In which of the following items learning effect can be applied? Learning effect वेरिएबल ओवरहेड वेरिंग विथ आवर्स पे अप्लाई हो सकता है? हाँ, हो सकता है। वेरिएबल ओवरहेड वेरिंग विथ यूनिट्स पे अप्लाई हो सकता है? नहीं हो सकता है। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिंग विथ आवर्स, आवर्स पे हो सकता है। लेबर आवर्स पे होगा ही होगा, मटेरियल पे भी हो सकता है। वेरिएबल ओवरहेड वेरिंग विथ यूनिट्स पे नहीं हो सकता। ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग इफेक्ट कैन बी अप्लाइड? तो इस क्वेश्चन का आंसर होना था ऐसे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स लर्निंग इफेक्ट कैन नॉट बी अप्लाइड, ये क्वेश्चन बनना था एक्चुअली। तो ये आंसर होता, वेरिएबल ओवरहेड वेरिंग विथ यूनिट्स पे अप्लाई नहीं हो सकता है, बाकी सब पे अप्लाई हो सकता है। तो क्वेश्चन को जानबूझ के थोड़ा सा ट्रिक करके बनाया गया, क्योंकि पोल में मल्टीपल ऑप्शंस हम लोग आंसर करने नहीं देते कि एक ही ऑप्शन आंसर करने देते हैं। तो वेरिएबल ओवरहेड वेरिंग विथ यूनिट्स जब आप बोलते हो तो उसका आंसर क्या होगा? ऑन दिस लर्निंग इफेक्ट कैन नॉट बी अप्लाइड। बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स लर्निंग इफेक्ट कैन बी अप्लाइड। कैन बी अप्लाइड है तो आवर्स पे भी अप्लाई हो सकता है, वेरिएबल ओवरहेड वेरिंग विथ आवर्स पे भी हो सकता है, वेरिएबल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिंग विथ आवर्स पे भी हो सकता है, मटेरियल पे भी हो सकता है और लेबर आवर्स पे भी हो सकता है। तो इसमें हिसाब से 1, 2, 3, 4 चारों सही है। बट हमने हमेशा यही सीखा कि लर्निंग इफेक्ट हमेशा सबसे पहले लेबर टाइम पे अप्लाई होता है, क्योंकि लेबर सबसे फास्ट लर्न करता है। तो इसका सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लेबर आवर्स ही होगा, जो जनता ने पोस्ट किया है यही सही है। मतलब इसका ऐसा कोई परफेक्ट आंसर बोले तो परफेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि इसके आंसर में लेबर आवर्स भी हो सकता है, वेरिएबल ओवरहेड वेरिंग विथ आवर्स भी हो सकता है, वेरिएबल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिंग विथ आवर्स भी हो सकता है, मटेरियल पे भी लर्निंग लगता है। बट अगर इनमें से आपको सिंस एक ही चूज करना है तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है फिर उसको चूज किया जाता है। ठीक है। इसको साइकोमेट्रिक क्वेश्चंस भी बोलते हैं। साइकोमेट्रिक मतलब कि एज एन जो सोच रहा है उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा। तो इन जनरल आपके दिमाग में तो चारों सही था, 1, 2, 3, 4, इनफैक्ट 5 ऑप्शन है ना, तो 4 ऑप्शन सही था आपके दिमाग में। तो 4 में से अब चुनना यदि एक को ही है तो जो बेस्ट होता है, बेस्ट रैंक करता है, उसको चुना जाता है। ठीक है। जैसे गूगल भी कोई आप क्वेश्चन सर्च करते हो ना,
तो पीछे जो एल्गोरिदम चलाता है वो वैसे ही चलाता है, उसको आपका सर्च से मैचिंग बहुत सारा आंसर मिलता है, तो सारा लेके आता है, बट ऊपर में उसको लेके आता है जो उसको मोस्ट अप्रोप्रिएट लगता है। वैसे ही इस पोल में ये एक्सपेक्टेड था कि आप मोस्ट अप्रोप्रिएट को चुनेंगे। और ऐसे तो लर्निंग आपका वेरिएबल ओवरहेड वेरिंग विथ आवर्स पे भी लगता है, वेरिंग विथ फिक्स्ड ओवरहेड वेरिंग विथ आवर्स पे भी लगता है, मटेरियल पे भी लगता है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट है लेबर आवर्स, इसलिए यहाँ पे ऑडियंस पोल सही है। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हालांकि लेबर आवर्स पे ही लगता है इसीलिए तो फिर वो जाके वेरिएबल ओवरहेड वेरिंग विथ आवर्स पे इफेक्ट आता है, लेबर आवर्स पे लगता है इसीलिए तो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिंग विथ आवर्स पे भी इफेक्ट आता है। नेक्स्ट 36, लेट अस नो अबाउट दिस इनिशिएटिव इन यूट्यूब कमेंट्स। आप लोग थोड़ा सा संकोच कर रहे हैं बताने में। पार्टिसिपेट ऑल्सो इन ओल्ड पोल्स एंड चेक योर नॉलेज, और ऑफ कोर्स उसका रिजल्ट वीडियो भी जरूर देखिएगा, जैसे ही समय मिले तब देख लीजिएगा। विच ऑफ दिस इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व का भी कुछ लिमिटेशन होता है कि वो हर जगह लागू नहीं होता है, ठीक है, या हर सिनेरियो में लागू नहीं होता। तो जैसे अनस्टेबल वर्किंग कंडीशन होगा तो लर्निंग इफेक्ट नहीं लागू होगा। देखो क्वेश्चन क्या है बनाया हमने, विच ऑफ दिस इज नॉट द लिमिटेशन। तो अनस्टेबल वर्किंग कंडीशन होगा तो लर्निंग लागू नहीं होगा, तो ये लिमिटेशन है। नॉट द लिमिटेशन को खोजना है। वर्कर नॉट अलाउड टू रिपीट द वर्क, वर्कर नॉट अलाउड टू रिपीट द वर्क, अगर वर्कर को वो सेम काम को वापस नहीं करने दिया तो लर्निंग का लागू नहीं होगा, वर्कर कैसे सीखेगा। फिर टाइम गैप बिटवीन द रिपीट ऑर्डर इज लेस, अगर एक ऑर्डर करने के बाद रिपीट ऑर्डर जल्दी आ गया तो लर्निंग लागू हो सकता है, फिर से इसमें लर्निंग लागू हो सकता है, इसलिए ये लिमिटेशन नहीं है। थर्ड ऑप्शन इसका सही जवाब है। फ्रीक्वेंट रोटेशन हुआ तो ये लिमिटेशन है, और चेंज इन मटेरियल कॉम्पोजिशन हो गया तो लिमिटेशन है, इसमें लर्निंग लागू नहीं होगा। तो आपसे मैंने पूछा है नॉट द लिमिटेशन बताओ, नॉट द लिमिटेशन का मतलब क्या होगा कि इनमें से कौन सा लिमिटेशन नहीं है। तो लिमिटेशन कौन सा नहीं है, टाइम गैप बिटवीन द रिपीट ऑर्डर इज लेस वाला लिमिटेशन नहीं है। गॉट इट। नेक्स्ट, एंड यस, अगर आप सीए इंटर पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी चल रहा है। हमारे चैनल पर हर रोज मैं आकर आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इंस्टीट्यूट मटेरियल का सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इंस्टीट्यूट मटेरियल का सारा क्वेश्चंस और आरटीपी एमटीपी के जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं सब कुछ आपको करा के दे रहा हूँ। दिस विल हेल्प यू टू स्कोर मैक्सिमम, दिस विल हेल्प यू टू स्कोर मैक्सिमम। रिमेंबर, प्रैक्टिस बिना कभी स्कोर नहीं आता है, परफेक्शन नहीं आ सकता है, प्रैक्टिस बिना स्कोर या परफेक्शन कभी नहीं आ सकता है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और ये डिजिटल माहौल में अकेले बैठे बैठे क्लास करते करते थक जा रहे इतना कि प्रैक्टिस कब करेंगे, इसलिए उसकी लाइव क्लासेस भी ले रहे हैं। चलो आप लाइव नहीं कर पा रहे हो बट बाद में भी जरूर कर लेना, बहुत लोग कर ही रहे हैं, वो व्यूज से दिख रहा है, बट और ज़्यादा लोग को करना है जिससे कि एक्चुअली आपका कोई भी क्वेश्चन अनरिजॉल्व ना रहे। नेक्स्ट 37 नंबर में आ जाइए। हाउ शुड अ कंपनी प्राइस अ रेवोल्यूशनरी वैक्सीन दैट प्रिवेंट्स कोविड। तो मैंने ऐसे कोविड सिनेरियो में सोचा कि आपको थोड़ा सिखाया जाए कि कॉस्टिंग और कॉस्ट मैनेजमेंट वहाँ पे कैसे अप्लाई होता है। तो अगर कोई वैक्सीन आ गया जो कोविड प्रिवेंट करेगा तो उसका प्राइसिंग कैसे होना चाहिए। इसमें मोस्ट ऑफ द ऑडियंस ने क्या किया, स्टूडेंट्स ने आंसर करते वक्त अपना मनोविज्ञान लगा दिया, कंपनी का साइकोलॉजी नहीं लगाया। तो गोइंग रेट प्राइसिंग एक हो सकता है। गोइंग रेट प्राइसिंग तब होता है जब सिमिलर चीज का आप प्राइसिंग कर रहे हैं। फुल कॉस्ट प्लस मार्कअप होता है जब आप कोई स्टैब्लिश्ड प्रोडक्ट है, आपका ब्रांड उसमें स्टैब्लिश हो चुका है, जैसे कि कोलगेट अपना टूथपेस्ट का जब प्राइसिंग करेगा तो फुल कॉस्ट प्लस मार्कअप पे करेगा, तो वो स्टैब्लिश ब्रांड है तो अपना सारा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लेना चाहेगा। स्कीमिंग हम लोग करते हैं जब हम नया प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं और इनिशियली हम अपना हाई R&D कॉस्ट को रिकवर करना चाहते हैं, और फिर धीरे 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 हम मार्केट में पेनिट्रेट करना चाहते हैं कि और बड़ा मार्केट हमें मिल जाए। ग्रेजुअली प्राइस उसमें गिराया जाता है टू कैप्चर मोर एंड मोर मार्केट शेयर। देन पेनिट्रेशन प्राइसिंग में हम एकदम लो प्राइस में घुसते हैं मार्केट में और फिर धीरे 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 स्टैब्लिश कर देते हैं। पेनिट्रेशन तब स्टार्ट करते हैं जब ऑलरेडी वैसा कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट करता है। प्राइसिंग बिलो वेरिएबल कॉस्ट तब यूज करना चाहिए जब मार्केट में रिसेशन आ गया है, या फिर नॉर्मली रिसेशन में हम लोग वेरिएबल कॉस्ट से थोड़ा ज़्यादा लेते हैं टोटल कॉस्ट पे,
कम वसूल करते हैं। रिसेशन मतलब वो सिनेरियो होता है ना शटडाउन और कंटिन्यू वाला सिनेरियो, उस समय प्रेफर्ड रहता है कि टोटल कॉस्ट से कम लो, वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा लो। बट एकदम अति हो रखा है कि आपका स्टॉक जमा हो गया, पेरिशेबल प्रोडक्ट्स है, ठीक है, तो आप प्राइसिंग बिलो वेरिएबल कॉस्ट भी करते हो। बहुत बार पेनिट्रेशन करते समय भी आप प्राइसिंग बिलो वेरिएबल कॉस्ट करते हो। तो इसमें सबसे जो सही जवाब है वो है स्किमिंग द क्रीम प्राइसिंग। और ऑडियंस सही है कि कोई भी कंपनी जो वैक्सीन लेके आएगा उसका इनिशियल डेज में बहुत R&D कॉस्ट लगा होगा, तो चाहेगा कि वो कॉस्ट इनिशियली, अगर गवर्नमेंट से स्पॉन्सर हो गया तो अलग बात है, बट अगर स्पॉन्सर नहीं हुआ है तो उस कॉस्ट के अगेंस्ट में शुरुआती प्राइस तो हाई रहेंगे। लगता है ग्रेजुअली एक बार वो R&D कॉस्ट उसका रिकवर हो जाए ना, ग्रेजुअली वो लोग फिर प्राइस गिराते रहेंगे, जिससे कि कोई भी वैक्सीन के लिए फिर बाकी ना रहे, ठीक है। तो ऐसा होता ही है, पोलियो वगैरह का में भी ड्रॉप्स आपको देखिए आजकल हर जगह मिल जाता है। पोलियो जब बीमारी आई थी तो उसका वैक्सीन भी महंगा था, धीरे 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 करके वो इस लेवल पे आ गया कि अब तो पोलियो ड्रॉप्स एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव की तरह सबको फ्री में भी दिया जाता है, राइट। इस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ कि कोविड में भी वैक्सीन जो अभी आ गया है वो इसी तरीके से काम करेगा। अभी गवर्नमेंट के फंड के बदौलत बहुत लोगों को फ्री में दिया जाएगा और बाकी लोगों को कोर्स जिस प्राइस पे दिया जा रहा है उसमें प्रीमियम वसूल किया जा रहा है। और क्यों किया जा रहा है? बिकॉज उसके पीछे का एक भयानक R&D कॉस्ट है जिसको रिकवर करना जरूरी है उस कंपनी को सस्टेन करने के लिए जिसने वैक्सीन बनाया है। जैसे जैसे वो R&D कॉस्ट एक लेवल पे रिकवर हो जाएगा वो प्राइस गिरते रहेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि सर गिरेगा तब लगाएंगे, लगाना तो आपको जल्द से जल्द है, जितना जल्दी हो सके। और CMA वालों का हमेशा कंप्लेन रहता है कि यार सर हमारे लिए आप कुछ वीडियोस नहीं बनाते, ऐसा क्यों सोचते हो मुझे समझ ही नहीं आता। लोग तो आपके लिए सबसे ज्यादा काम करते हैं। हाँ, CA वाले लोग का थोड़ा अमेंडमेंट ज्यादा आता है ना सिलेबस में, तो इसलिए उनके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर रहे हैं। आपके लिए जितना इतना साल किए हैं CA वालों के लिए किए ही नहीं थे, अब CA वालों के लिए कर रहे हैं तो आप लोगों को तकलीफ होता है, हमारे लिए तो इसलिए मैंने जानबूझ के लिखा CMA वालों हो गया आपके लिए कि भाई अभी आप लोग के लिए एक्सक्लूसिव हमारा चैनल पर AS का पूरा लाइव क्लासेस हुआ है और वो खत्म होने जा रहा है आज या कल में। तो अगर अभी भी आपने नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द कर लें। और विष्णु सर हैं, फैंटास्टिक पढ़ाते हैं, आप जानते हैं। मटेरियल कॉस्ट का फिर हमने जब खत्म किया ना क्लास तो एक ही दिन में 12 इलस्ट्रेशंस कर दिए थे। वैसे फटाफट कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सम्स करने का हम लोग कोशिश करें। नेक्स्ट 38 नंबर, A company reduces its selling price during the growth stage of its product life cycle because प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल होता है। इंट्रोडक्शन स्टेज जो मैं स्कीमिंग में भी समझा रहा था, फिर होता है ग्रोथ स्टेज और ज़्यादा लोगों तक पहुंचते हैं, फिर होता है मैच्योरिटी स्टेज और ज़्यादा लोगों तक पहुंचते हैं, और फिर होता है डिक्लाइन स्टेज, फिर गिरता है, सेल ऐसे नीचे से ऊपर जाके गिर जाता है। तो इंट्रोडक्शन स्टेज में हाई प्राइस रखते हैं टू कवर अप आवर इनिशियल कॉस्ट। कौन रिस्क लेगा? और यूजुअली क्या होता है उस प्रोडक्ट में ही ऐसा करते हैं जहाँ पर डिमांड फ्यूचर का मालूम नहीं, इसलिए कंपनी क्या सोचती है कि ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। देखिए जैसे कोई कंपनी वैक्सीन ही बना रही है फॉर एग्जांपल, तो वो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी जब प्राइसिंग कर रही है अपना, तो उसको तो पता नहीं कोविड वैक्सीन का डिमांड कब तक रहेगा। सदाबहार तो डिमांड नहीं रहे, कोई जरूरी नहीं है, बीमारी गायब भी हो सकती है और भी अलग अलग तरह के दवाई आ सकते हैं, वी नेवर नो। रिसर्च कंटिन्यूसली जारी है, तो अभी जो रिसर्च पे इतना करोड़ों रुपया खर्चा हुआ उसको तो अभी रिकवर करना पड़ेगा। व्हेन लॉन्ग टर्म डिमांड इज नॉट नोन, आई विल हैव टू रिकवर माय एंटायर कॉस्ट ऑफ R&D इन द इंट्रोडक्शन स्टेज इटसेल्फ। बट ग्रेजुअली एक बार मेरा वो कॉस्ट रिकवर हो जाएगा विद सर्टेन वॉल्यूम, आई विल रिड्यूस माय प्राइस सो दैट others who are not taking my vaccine, they should be also able to take. So the main idea of reducing price to attract more customer in growth stage. Another is competitors भी क्या होते हैं in general, जब हम इंट्रोडक्शन में अपना प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं तो कॉम्पिटिटर्स भी हमारा जैसा प्रोडक्ट को लाना शुरू कर देते हैं और भी मार्केट में एंट्रेंट्स आने लग जाते हैं। तो ग्रोथ स्टेज पे आते आते पब्लिक को भी पता चल जाता है कि आप अकेले नहीं हो, आप जैसा और भी है, तो अदर कॉम्पिटिटर्स भी आ गए आप जैसा प्रोडक्ट लेके, तो आपका यूनिकनेस जो इंट्रोडक्शन स्टेज में रहता है वो ग्रोथ स्टेज में आके लॉस्ट हो जाता है।
तो ये भी एक रीजन होता है कि आप उतने ज्यादा यूनिक नहीं तो उतना ज्यादा प्रीमियम क्यों चाहिए, तो प्राइस गिराओ। ठीक है, तो एक रीजन होता है कि आपका यूनिकनेस लॉस्ट हो गया। दूसरा रीजन होता है कि आप एक्स्ट्रा मार्केट को कैप्चर करना चाहते हो। क्या करना चाहते हो? और मार्केट को कैप्चर करना चाहते हो, यू वांट टू कैप्चर मोर मार्केट। और तीसरा ये भी होता है कि जो कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं कहीं और ज्यादा कॉम्पिटिटर्स आए कि मार्केट में प्रीमियम दिख रहा है तो और ज्यादा कॉम्पिटिटर्स एंट्री मार देंगे, उनको रोकने के लिए भी हम लोग प्राइस ग्रोथ स्टेज में गिराते हैं। तो इसलिए पहला जो मैंने लिखा हाई इनिशियल कॉस्ट, ये वैलिड जवाब नहीं है, क्योंकि वो हाई इनिशियल कॉस्ट इंट्रोडक्शन स्टेज तक वैलिड रहता है। कस्टमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस एक्सचेंज ये डिक्लाइन स्टेज में जाके होता है, फिर कस्टमर इस चीज को लेना ही बंद कर देता है या इस चीज की जरूरत मार्केट से हट जाती है। प्राइस वॉर विद कॉम्पिटिटर्स, उस समय कॉम्पिटिटर्स का जैसा प्राइस रखना पड़ता है वो मैच्योरिटी स्टेज में होता है। एंड प्रोडक्ट हैज लॉस्ट इज यूनिकनेस, ये ग्रोथ स्टेज में होता है कि आपका प्रोडक्ट सिर्फ आपका ही नहीं है, आपके जैसा और भी प्रोडक्ट आ गया है। इसका सही जवाब है प्रोडक्ट हैज लॉस्ट इट्स यूनिकनेस। अब देखिए धुन में बच्चे बस वोट करते रहते हैं, उनको लगा बस प्राइस वॉर विद कॉम्पिटिटर्स डालना है, बट प्राइस वॉर विद कॉम्पिटिटर्स एक्चुअली मैच्योरिटी स्टेज में स्टार्ट होता है, नॉट इन द ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज में प्राइस रिड्यूस करने का 3 मेन रीजन है। एक, यूनिकनेस लॉस्ट हो गया है इसलिए। दूसरा, न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है इसलिए। तीसरा, कॉम्पिटिटर्स को डिस्करेज करना है इसलिए। स्टेज को भी देखना पड़ेगा ना, आप बस ये नहीं बोल सकते कि नीचे वाला से मैच हो रहा है। इसलिए मैंने आपको बोला अगर कॉस्टिंग सीखना है तो फिर ये वीडियो तो देखना पड़ेगा ना, यू कांट लर्न विदाउट वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट, और ये लास्ट है 39। होप यू आर वॉचिंग बिकॉज ऑडियंस इज नॉट ऑलवेज करेक्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। विच इज नॉट अ ड्रॉबैक ऑफ परफॉर्मेंस मेजर। परफॉर्मेंस मेजर्स होते हैं जो आपको एक्चुअली अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो टीम्स आप बनाए हो वो लोग क्या काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, उसको सिखाते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन और टीम कैसा काम कर रहे हैं वो आपको सिखाते हैं कि कैसे उनको मेजर करें, कैसे चेक करें, चाहे वो फाइनेंशियली हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं कि नहीं, चाहे वो नॉन फाइनेंशियली हमारे लिए अच्छा करें कि नहीं, वो सिखाते हैं। तो इसका एडवांटेजेस भी है तो इसका डिसएडवांटेजेस भी। एडवांटेजेस है कि वो आपका अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को और ज़्यादा अचीवेबल बना देते हैं, आपका टीम के लिए वो टारगेट सेट करते हैं, कंपेरेबिलिटी बढ़ाते हैं कि आपका परफॉर्मेंस अपनी कंपनी में इंटरनली कंपेयर हो सके, लास्ट ईयर से कंपेयर हो सके, एक डिवीजन से दूसरा डिवीजन का कंपेयर हो सके, जरूरत पड़ने पे एक कंपनी का दूसरा कंपनी से कंपेयर हो सके। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाते हैं कि आपको किसी को भी अगर कोई जवाब देना है तो आप बोल सकते हो देखो मैं ये कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप खाली सोच रहे हो कि मैं टाइम बिता रहा हूँ। तो एडवांटेजेस है, तो डिसएडवांटेजेस भी है। तो डिसएडवांटेजेस में आपको ऑसिफिकेशन का मतलब होता है कि रेजिस्टेंस टू चेंज, कि आप नया कुछ परफॉर्मेंस मेजर हम एक बार जो माथा में जचा लेते हैं हम उसी को लेके चल रहे होते हैं। कभी कभी होता है ना, कोई डिपार्टमेंट को बोल दिया कि तुम्हें खाली मान लीजिए वेस्ट को 5% तक मेंटेन करना है, तो बस वो 5% तक ही सोच रहा है, वो 5 को 4 भी करने का नहीं सोच रहा अब। या वेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरा कोई मेजर इंपॉर्टेंट हो गया है तो बदलने का नहीं सोच रहा, उसको लगता है बस इसी को ही पकड़ के चलना है। तो दैट इज ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन एक ड्रॉबैक है। टनल विजन मतलब आप लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे हैं, आप सिर्फ मतलब एक ही चीज पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जो एक चीज के आगे साथ में जो अदर पेरिफेरल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसके ऊपर आपका ध्यान ही नहीं जा रहा। तो अगर ऐसा है तो वो टनल विजन कहलाता है। क्या कहता है? टनल विजन। व्हाट इज टनल विजन? टनल विजन क्या हुआ कि आप एक ही चीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं और उसके रिलेटेड अफेयर्स पे काम नहीं कर रहे। अब आप सोच लीजिए कि आपने परफॉर्मेंस मेजर में आरओआई को एक परफॉर्मेंस मेजर बना दिया, तो आरओआई को बढ़ाने के लिए इतना पातुर हो गए कि आप ये नहीं ध्यान दे रहे कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन का क्या होगा। अब कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे इतना ध्यान दे रहे हैं कि एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई हो रहा है कस्टमर के लिए काम कर करके, तो उसके ऊपर आप ध्यान नहीं दे पा रहे। तो एक चीज का जो डिफरेंट एरिया में कॉन्सिक्वेंस होता है वो आप ध्यान नहीं देते, ये भी ड्रॉबैक है। मायोपिक मतलब कि आपको सिर्फ इस ईयर का दिख रहा है, इस पीरियड का दिख रहा है, भविष्य का नहीं दिख रहा। मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब
बहुत बार जो मैनेजर्स होते हैं उनको पता है कि उनका इंसेंटिव इसी से लिंक्ड है, तो जानबूझ के धोखा देंगे आपको कि नहीं मेरा ये हो गया, जबकि वो हुआ नहीं होता है। नॉन सब ऑप्टिमल डिसीजन मतलब, सब ऑप्टिमल मतलब होता है ऐसा डिसीजन लेना जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के डिवीजन का फायदा है बट ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल फायदा नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज सब ऑप्टिमल डिसीजन। और नॉन सब ऑप्टिमल डिसीजन मतलब वैसा डिसीजन नहीं हो रहा है, तो ये वाला आंसर इसका सही है, नॉन सब ऑप्टिमल डिसीजन। एक्चुअली जो ड्रॉबैक है वो है सब ऑप्टिमल डिसीजन, जिसमें आदमी अपने बारे में सोचने लग जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना भूल जाता है। तो मैंने जानबूझ के यहाँ लिखा नॉन सब ऑप्टिमल डिसीजन। इसका मतलब क्या है, नॉन सब ऑप्टिमल डिसीजन का मतलब क्या है कि अब हम लोग यहाँ पर सही डिसीजन ले रहे हैं, बट वो तो ड्रॉबैक नहीं हुआ, फिर तो एडवांटेज हो गया। तो नॉट अ ड्रॉबैक आपको खोजना था। थोड़ा क्वेश्चन इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट है, सीखने में मजा तो आएगा। तो फिर दोस्तों इस सप्ताह इतना ही है। आई होप आप इस पर्टिकुलर सीरीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम लोग इसका क्वेश्चंस टेलीग्राम में भी चला रहे हैं, बट आंसर आपको यूट्यूब में ही दे रहे हैं ऑफकोर्स। तो आप अगर पुराना भी आंसर्स नहीं देखे और सीधा यही सोच रहे हैं कि ऑडियंस पोल सही होगा तो आंसर सही है, तो आप भ्रम में हैं। आपको पुराना वीडियोस का भी आंसर एक बार समय निकाल के सुन लेना चाहिए। ठीक है जी, मिलते हैं अगले हफ्ता इसी समय वापस से यही वीडियो के साथ, जिसमें मैं और भी पोल के क्वेश्चंस का आंसर आपको बता रहा हूँगा। बने रहिए तब तक। ठीक है, थैंक यू।